क्या आप जानते हैं शाओलिन कुंफू मार्शल आर्ट के रचयिता एक भारतीय बुद्धिस्ट थे। चौंकिए मत, ऐसे ही कुछ दिलचस्प पुरातन भारत के इन्वेंशंस फैक्ट होंगे इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है वैदिक स्काई में। जेंडर चेंजिंग या लिंग परिवर्तन सर्जरी। महाभारत में एक पात्र का विवरण आता है, शिखंडी, जो कि अम्बा नाम की राजकुमारी का पुनः जन्म होता है, जिसके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, भीष्म का वध। लेकिन भीष्म पितामह अपराजित थे, जिनको कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन उनका एक प्रण था कि वह कभी भी किसी महिला पर शस्त्र नहीं चलाएंगे और महिला के सामने अपने शस्त्र त्याग देंगे। इसी कारणवश शिखंडी एक दिन के लिए पुरुष में से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करता है, जिसकी वजह से वह भीष्म पितामह के वध का कारण बनता है। कुंग फू मार्शल आर्ट। कुंग फू मार्शल आर्ट और कुछ नहीं, एंशिएंट इंडियन मार्शल आर्ट कलराई पट्टू का ही एक संस्करण है। 5th-6th सेंचुरी में एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था बोधिवर्मा। यह मार्शल आर्ट वह चाइना ले गए। जब वह चाइना में सफ़र कर रहे थे, वहाँ एक कस्बे में तब चोर लुटेरों का बहुत आतंक था। बोधिधर्मा ने तब वहाँ गांवों की चोर लुटेरों से रक्षा की और उनको मार भगाया। वहाँ के लोग खुश हो गए और उन भिक्षु से विनती की कि यह शिक्षा हमें भी दें ताकि हम अपना स्वरक्षण कर सकें। तब उन्होंने वहाँ शाओलिन मठ की स्थापना की और वहाँ वह कलराईपट्टू मार्शल आर्ट सिखाने लगे, जो आगे चलकर विकसित होकर आज प्रचलित मार्शल आर्ट कुंग फू में बदल गया। सेल्स, माइक्रोब्स एंड एटॉमिक बम। वापस आते हैं महाभारत पे। महाभारत में कई बार सूक्ष्म कणों का उल्लेख मिलता है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं धरती के हर वस्तु के सूक्ष्म कण में भी स्थापित हूँ। मैं इस धरती के हर प्राणी के कोश में हूँ। मैं धरती के हर सूक्ष्म जीवों में भी हूँ। यह दिखाता है कि महाभारत काल से ही एटम्स, वायरस, बैक्टीरिया जैसे जीव, बायोलॉजिकल सेल जैसे विषयों का ज्ञान हमारे पूर्वजों को था। और तो और विनाशक शस्त्रों जैसे एटॉमिक बम का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत में ऐसे शस्त्र का कई बार विवरण आता है कि जब वे चलते हैं तो आंख चौंधिया जाए, ऐसी रोशनी होती है। इसके सामने बड़े बड़े पहाड़ भी टिक नहीं सकते और भयंकर विनाश होता है। यह बात आज के कई आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने भी तब के जीवाश्म के विश्लेषण से पुष्टि की है कि भारत में एटॉमिक बम के लेवल के विनाशक शस्त्रों का उपयोग हुआ था। यहाँ तक कि अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट आइजनहावर भगवद गीता पढ़ते थे और वह इस ग्रंथ के काफ़ी बड़े फैन थे। उन्होंने ऐसे भारतीय ग्रंथों के माध्यम से काफ़ी प्रेरणा ली थी। जब उन्होंने पहली बार 1944 में एटॉमिक बम का ऑपरेशन ट्रिनिटी, वो भी भारत के त्रिमूर्ति से भी प्रेरित था, उसका परीक्षण किया, तब उसकी शक्ति देखकर भगवद गीता की यह लाइनें बोले थे, नाउ आई हैव बिकम अ डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। फिबोनाची नंबर। फिबोनाची नंबर पुरातन भारत में कट्टाप्पायादी संख्या के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी देशों से कई सदियों पहले इस नंबर का उपयोग भारत में किया जाता था। यह कट्टाप्पायादी संख्या अंक को शब्द में डिकोड करके बनाया जाता था, जिससे कोई अंक आसानी से याद रखा जा सकता है या फिर गुप्त संदेश भेजने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कट्टाप्पायादी संख्या तब की एक एन्क्रिप्शन तकनीक थी। इसका सबसे पहला विवरण हरिदत्ता के ग्रहचरण निबंध, जो कि 683 CE का है, उसमें पाया जाता है। नेविगेशन एंड शिप बिल्डिंग। नेविगेशन एंड शिप बिल्डिंग जैसी तकनीकों का विवरण आज से 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के टेक्स्ट में मिलता है। आपको जान के हैरानी होगी कि इंग्लिश वर्ड नेविगेशन संस्कृत शब्द नवगात से बना है, जिसका अर्थ ही होता है नेविगेशन। और तो और नेवी वर्ड भी संस्कृत वर्ड
नाव से लिया गया है। माना जाता है कि दुनिया की पहली ज्वार गोदी हड़प्पा सभ्यता के दौरान 2300 ईसा पूर्व लोथल में बनाई गई थी। श्री रीड, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल आर्किटेक्ट्स एंड शिप बिल्डिंग ऑफ इंग्लैंड के सदस्य थे, उन्होंने बॉम्बे गजेटियर में कहा है, शुरुआती हिंदू ज्योतिष चुंबक यंत्र का उपयोग करते थे, जिसमें तेल से भरे पात्र में लोहे की मछली चुंबक के ऊपर रखी जाती थी, जिसका मुंह हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहता था। ऐसे यंत्रों का उपयोग मकान निर्माण और समुद्री यात्रा में मार्ग ढूंढने के में होता था। यही वो मत्स्य यंत्र है जिससे मरीनर्स कंपास का उदय हुआ। और भी कई ग्रंथ जैसे कि युक्तिकल्पतरु, भोजनरपति द्वारा जहाज निर्माण लेखन पर प्राचीन भारतीय पाठ हैं और उनके द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के जहाज़ों और उनके निर्माण तकनीकों के बारे में विस्तार से बताते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पास नौकायन गतिविधियों के लिए एक पूरा राज्य विभाग था और उसी के लिए नवधनाढ़ नौकायन अधीक्षक नियुक्त किया गया था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में वेनिस में एक व्यापारी और खोजकर्ता मार्को पोलो ने कहा था कि भारत में जहाज़ों के डबल बोर्ड होते थे जो मजबूत नाखून और दरारें के साथ जुड़ते थे, विशेष प्रकार के गोंद से भरे होते थे और इतने विशाल होते थे कि 300 नाविकों की ज़रूरत होती थी। इन जहाज़ों में छोटे कमरे और आराम की व्यवस्था थी। 15वीं शताब्दी में एक अन्य यात्री निकोलो कोटी ने पाया कि भारतीय जहाज़ अपने स्वयं के जहाज़ों की तुलना में बहुत बड़े थे और उनके मौसम के भयावह झंझावातों से बचाने के लिए 3 मंडलों के आधार बनाए गए थे। कुछ जहाज़ों को इस तरह से बनाया गया था कि अगर एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया तो बाकी इसके लिए स्थानापन्न कर सकते थे। यही बात वास्को डी गामा ने अपनी किताब में कही है कि भारतीय जहाज़ अपने यूरोप के सबसे बड़े जहाज़ से 10 गुना बड़े थे। यह सबूत दिखते हैं केवल इंडियन नेवल टेक्निक उस टाइम के यूरोप से भी कितनी उन्नत और आगे थी।